नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है कॉन्सेप्टर क्लास 2 में। कॉन्सेप्टर ओजांग इस एकेडमी का एक बहुत पावरफुल बैच है जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है और पिछले 4-5 सालों में इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। हेलो ऑल ऑफ यू। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज एक्चुअली कई बच्चों को काउंसलिंग करने का मौका मिला, तो बड़ी भ्रांतियां हैं। आज मैं लगभग काफ़ी बच्चों से मैं बातचीत की मैंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में। तो जो गुरुकुल के लिए भी आ रहे थे आज, जैसा कि मैंने कहा था गुरुकुल की जो है वो काउंसलिंग चल रही है, तो उसमें कई बच्चे ऐसे मिले जो बड़ा ही परेशान, मतलब एक अलग ही एटीट्यूड उनका रहा लाइफ को लेके। सेल्फ डाउट, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, और ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सर मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है। ये आज मुझसे 7 से 8 स्टूडेंट ने मुझसे, जब वो जूम पे मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि सर क्या मेरा यूपीएससी निकल जाएगा। सर डर लग रहा था कि नहीं निकलेगा तो क्या होगा। ये आज मैंने जो बातें की, जो मैंने उनसे बात किया, तो क्या आपका भी ये डर है? तो आपकी क्लास आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि 2 साल हमें पढ़ाई करना है, 2 लेवल में पढ़ाई करना है, प्री का मेन सब कुछ अपने साथ कवर करके चलना है। बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप ये दिमाग में डाउट, क्या यूपीएससी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लें, नहीं हुआ तो क्या होगा। राइट, ये कितने लोगों के साथ दिक्कत हो रही है? ये सवाल कितने लोगों को आ रहा है दिमाग में? कितने लोग हैं? सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज मैंने बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम देखी, उनको खुद को लेकर डाउट है, पर्सनालिटी ट्रेट्स उनके डिस्टर्ब हो रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। सेल्फ डाउट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा था। क्या आपको भी है ये? पढ़ाई के दौरान जो सीरियसली तैयारी शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप में से किसको किसको ये प्रॉब्लम है कि ये प्रश्न हर दूसरे तीसरे दिन आपके सामने आ जाता है? अगर आ जाता है तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नैना कह रही है सर मुझे ये प्रॉब्लम है। राइट, बहुत से लोग कह रहे हैं। कुमारी बबीता बता रही हाँ सर ये प्रॉब्लम है। एच जी कह रहे हैं कि यस सर ये प्रॉब्लम है। राइट, क्या बात है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। ओके, यूपीएससी कह रहे हैं कि हाँ सर मुझे भी ये दिक्कत है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम है। काफी लोगों को ये दिक्कत आ रही है। और लोग बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास से। जैसे किसी ने पूछा क्लास कब शुरू होगी सब्जेक्ट की, कि क्लास ये शुरू हो गई है। सब्जेक्ट तो तब पहुंचेंगे ना जब हमें पता होगा हमें करना क्या है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को तो पता ही नहीं होता, उनको लगता है कि आईएएस और ग्रेजुएशन के पेपर में अंतर ही नहीं होता है कुछ। यहां यही स्टैब्लिश करने, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। उस सब्जेक्ट मतलब ये यूनिवर्सिटी की क्लास थोड़े ना चल रही है कि सिलेबस बता दीजिए 5 साल का क्वेश्चन करके हम आईएएस बन जाएंगे। थोड़ा दिमाग को खाली करो, ठीक है, और नई चीजों पे सीखो। एक्चुअली क्या है कि आज की कहानी में 2 कैरेक्टर हैं। ये बेसिकली चंटू की मम्मी है और ये बंटू की मम्मी है। ठीक है, ये कैरेक्टर आपको आसपास मिल जाएंगे। ये चंटू की मम्मी और ये बंटू की मम्मी। तो दोनों आपस में बात कर, ध्यान से सुनना, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। तो चंटू की मम्मी और बंटू की मम्मी मिली और आपस में उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया। तो चंटू जो है वो बड़ा तेजूलाल टाइप का बच्चा है, क्लास में एकदम मोटा चश्मा लगाए, और जो है वो बढ़िया पढ़ाई खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ता। तो चंटू की मम्मी बोली
हमारा लड़का तो हर बार जो है गोल्ड मेडल लेकर आवत है। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला उसको। चंटू की मम्मी जो बोली उसको चंटू के बारे में कि भैया क्लास का टॉपर है, एकदम मोटा चश्मा भले चाहे लग गया लेकिन हर समय किताब में घुसा रहता है, किताबी कीड़ा है। हमारा लड़का तो पक्का जो है आईएएस निकाल के रहेगा, पक्का आईएएस निकाल के रहेगा। ये चंटू की मम्मी बंटू की मम्मी से बोली। अब बंटू हमारा जो है, तो बंटू हमारा ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि मार एकदम मोटा चश्मा लगाए, जो है वो अपना जो है काम भी करता है, सामाजिक रूप से एक्टिव भी रहता है। हमारा बंटू जो है वो अलग मूड में चलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है ना बहुत तेज है, ठीक ठाक है, लेकिन उसका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो अपनी सोसाइटी से सीखता है, आंखें खोल के पढ़ता है। चंटुआ मतलब किताब के बाहर देखता ही नहीं है, उसको संसार ही नहीं है उसका, एकदम सब मिथ्या सा लगता है। ये थोड़ा सा अलर्ट रहता है। ठीक है, बंटू। तो बंटू की मम्मी बोली पता नहीं, बंटू हो सकता है कुछ पढ़े, हो सकता है ना पढ़े, कोई अभी कह नहीं सकते। लेकिन चंटू की मम्मी कहती है ना हमारा लड़का तो आईएएस बनेगा, सारे लक्षण उसमें है। तो इस तरह के कैरेक्टर हमारी सोसाइटी में बड़े प्यार से पाए जाते हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास भी हो चंटू और बंटू, दो कैरेक्टर हमारे। तब क्या लगता है, चंटू आईएएस बन जाएगा? गारंटी है आईएएस बनने की, क्योंकि चंटू की मम्मी ये पता थी कि जो पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत तेज है, तो आईएएस में वही लोग आईएएस बनते हैं जो बहुत तेज होते हैं। और बंटुआ उतना तेज है नहीं, ठीक ठाक एवरेज, लेकिन दिमाग खुला हुआ है उसका, एप्लीकेबल स्टडीज है उसके पास, देख के सीख लेता है, व्यवहार से सीख लेता है। तो चंटू बंटू हमारे दो कैरेक्टर हैं आज की क्लास में। ये आप भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो। तो आज क्लास में आपको इससे सीखने को बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहां बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, अब देखते हैं बंटू की तरह कि चंटू की तरह। तो क्वेश्चन है, क्या चंटू आईएएस बनेगा? क्या बंटू आईएएस बनने का सपना देख सकता है? क्या जो यूपीएससी है वो किसको सपोर्ट करता है, चंटू को या बंटू को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए आज देखते हैं कि यूपीएससी किसको सपोर्ट करता है, चंटू को सपोर्ट करेगा या बंटू को सपोर्ट करेगा। हमारे दोनों कैरेक्टर हैं। तो जब हम सिलेबस एनालिसिस करते हैं, यूपीएससी एनालिसिस करते हैं, तो हमें इसका जवाब मिलेगा कि चंटू या बंटू किसके लिए फेवरेबल है। राइट, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं अपनी बात को। आगे बढ़ने से पहले कहते हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जज्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। होगी जमीन बंजर, दुनिया कहती असंभव है, हम तो वहीं से पानी निकालेंगे मेरे भाई। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो उम्मीद रखो कि मुश्किलें कितनी भी बढ़ जाएं, जीत हमारी होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत लाइन है। और सहरा यानी रेगिस्तान में भी तुम्हें पानी पैदा करने की ताकत होनी चाहिए, असंभव को संभव कर दिखाने की ताकत होनी चाहिए। यही जज्बा 2 साल तक तुम्हारे साथ होना चाहिए। देखिए आप लबासना कैसे नहीं पहुंचोगे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी यूपीएससी एग्जाम के बारे में। परीक्षा का स्वरूप क्या है, सबसे पहले जो लोग तैयारी करने जा रहे हैं बड़े ध्यान से समझे कि इन्हें तीनों लेवल तैयार करने होंगे और तीनों लेवल की खासियत अलग अलग है। क्योंकि हमारा प्रश्न है चंटू या बंटू कौन बनेगा आईएएस। चलिए देखते हैं। तो यूपीएससी जो एग्जाम लेता है, जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज कहते हैं, 3 लेयर का एग्जाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें से कई जो आपके सामने ऑप्शन होते हैं उसमें से एक सही विकल्प चुनना होता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी, जिसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं, उस शब्द का मतलब समझो। इस एग्जाम, ये जो शब्द है, कितने लोग इस शब्द से परिचित हैं कि इस लेवल का जो है वो महत्व क्या है। वाई प्रिलिमिनरी जो है ऑब्जेक्टिव क्यों रखा, सब्जेक्टिव क्यों नहीं रखा, कितने लोग मुझे बताना चाहेंगे, बताइए। आखिर कई लोगों ने सुना प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? कितने लोग बताना पसंद करेंगे? देखें कितनी तैयारी तुम्हारी हो गई है। ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया, बताइए।
ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया? सभी लोग? हाँ जी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? चलिए, बाहर निकालने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखें कितने लोगों को पैटर्न पता है, आज जरा देख लेते हैं। तो मैं खुद ही बता दूंगा, तुम चंटू हो कि बंटू हो। तुम में से ज्यादातर लोग चंटुए हो, क्योंकि आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करनी है। एक जो है वो पूछ रही थी कि वो सब्जेक्ट की क्लास कब शुरू होगी। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? कोई कह रहा है छटनी प्रक्रिया। ठीक है, लंबी दौड़ करने थोड़े ना आए हो मेरे भाई। बताओ, ये हालत है कि तुम आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, प्री प्री रोज चिल्लाते हो, अभी लगातार क्लास चले, प्री में इतने बच्चे फेल हो गए। प्री एग्जाम है क्या, यही तुम्हें नहीं पता। वंडरफुल, तुम्हें तो लग रहा है बिना परीक्षा दिए तुम्हें आईएएस बना देना चाहिए यूपीएससी को, क्योंकि तुम चंटू हो। और पता नहीं इसके भी नीचे कोई कैटेगरी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो उसका नेचर ही तुम्हें नहीं पता। तुम्हें लड़ना है शेर से, और तुम जो है वो बकरी के जो भेड़ होती है उसका ऊन उतारने का जो है वो कैंची लिए घूम रहे हो। तो तुम्हारे साथ दिक्कत ये, खा जाएगा तुम्हें शेर, तुम्हारा खाया जाना तय है, ज्यादा दिन बचोगे नहीं इसमें। ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो एक रीजनिंग माइंड को तय करती है। कल मैंने आपको क्या सिखाया था कल की क्लास में? यूपीएससी किस तरह के लोगों का चयन करता है, मैंने आपको बताया था ना, आप लोगों ने शायद लिखा नहीं। ठीक है, जैसे किसी ने लिखा अप्लाइड नॉलेज, बात हुई है। ठीक है, कोई कह रहा है कि छटनी के चक्कर में यूपीएससी चटनी बना देता है। किसी बने ना बने, लेकिन तुम्हारी जरूर बनेगी। ठीक है, और यूपीएससी गा गा के पीसेगा तुम्हारी चटनी, कि चटनिया ए रामा सिलवट पे पीसी। तुम्हारी तो बहुत कसके चटनी बनने वाली है, लेकिन चटनी नहीं बनेगी, क्योंकि जब सोना तपाया जाता है तो वो कुंदन बन जाता है। तो आप जो है वो बेहतरीन बनेंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिव सिनेरियो का मतलब क्या होता है। बेसिकली ऑफिसर का पहला गुण होना चाहिए, कल जो मैंने आपको बताया था, रीजनिंग माइंड होना चाहिए। राइट, रीजनिंग माइंड। तो रीजन का मतलब होता है तर्क शक्ति विकास। पहला जो सेगमेंट होता है कि इसके अंदर एक तर्क शक्ति होनी चाहिए। तर्क का मतलब होता है कि वो अपने आर्गुमेंट के हिसाब से सही और गलत का चुनाव करें। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। कोई छटनी, कोई चटनी, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया तुम चंटुए हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। 2-4 साल यहां अपना टाइम पास कर लो, फिर पिताजी को बताना कि नहीं हुआ, यूपीएससी बड़ी बेवफा है। ठीक है, ये सब कर लेना, लेकिन ये मत सोचना कि हम क्या तैयारी करने आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का जो मतलब होता है वो रीजनिंग माइंड को एस्टैब्लिश होता है। रीजनिंग माइंड क्यों? क्योंकि रीजनिंग जो होती है, एक बड़ी ध्यान से समझना, कल मैंने आपको बताया था आप क्या बनने जा रहे हो? क्लर्क, अर्दली, इंजीनियर, डॉक्टर। ये तुम्हें पता ना कि यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद क्या बनोगे? या इसमें भी किसी को कोई डाउट है? सफाई कर्मचारी क्या बनोगे? क्या ये तुम्हें पता है ना? ऑफिसर बनोगे, ये सबको पता है ना, ये इसमें भी कोई डाउट है? सिविल सर्वेंट बनोगे, ऑफिसर बनोगे। ठीक है, ऑफिस बियरर ऑफिसर कहलाता है। यानी तुम्हारे अंदर एक ऑफिस होगा, एक तुम्हारे अंडर में आ जाएगा, ऑफिस बियरर बनोगे। यानी तुम ऑफिस का पार्ट नहीं होगे, ऑफिस के बॉस होगे। आप इस बात को समझिए, यू आर नॉट ऑफिस गोअर, यू आर ऑफिसर। यानी तुम्हारे अंदर एक तंत्र आएगा, एक सिस्टम तुम्हारे अंदर काम करेगा। बड़े ध्यान से जो समझा रहा हूं समझ लो। कई लोग तो यही नहीं जान रहे कि आईएएस का परीक्षा होता क्या। सबको बता रहे सर प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, बस ऐसे बोलते क्यों होता है प्री, ये तो जानो। वो चाह क्या रहे? ये डिमांड सप्लाई है मेरे बच्चे। अब क्या हुआ, ऑफिसर है, एक सिस्टम तुम्हारे अंदर काम करेगा। तुम्हें इन लोगों से अपना क्या काम निकाल, सिस्टम से तुम्हें आउटपुट निकलवाना है, काम करवाना है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कई बार आपके सामने कोई भी बने बनाए दस्तावेज नहीं होंगे, आपके सामने प्रॉब्लम समाज डाल देगा और आपको समाधान निकालना होगा। तो इस समय कैसा माइंड इस ऑफिसर के साथ होना चाहिए? तुम्हारे सिस्टम में ढेर सारे लोग हैं जो तुम्हारा विरोध कर रहे होंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें सबसे काम कराना है। अब क्या हुआ, ये ऑफिसर होना कैसा चाहिए ये देख लो। ठीक है, कल बताया था ना कि
संविधान के अंतर्गत किस तरह से काम कराना है। ये ऑफिसर होना कैसा चाहिए, इसके पास तर्क बुद्धि होनी चाहिए। अब ये तर्क बुद्धि क्या होती है ये भी समझ लो। तर्क बुद्धि का मतलब होता है, रीजनिंग माइंड जो होता है वो ये होता है कि सिचुएशन के अंतर्गत वो अपने पास जो एक्वायर नॉलेज है, जो उसके पास ज्ञान है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके सही और गलत के बीच का अंतर कर सके, सही और गलत के बीच का अंतर का, यही ऑब्जेक्टिविटी होती है। ना ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मैं छांट सकूं इस चीज को, मैं पृथक कर सकूं, मैं चिन्हित कर सकूं, मैं ऑब्जेक्टिफाइंग कर सकूं। यू ये गलत है, ये सही है, दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। मैं बता सकूं कि ये चार में मेरा कौन सा है, ये चार में ये क्या है, ये चार में सही क्या है, गलत क्या है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जरा ध्यान से समझना। तो ये सही और गलत की परिभाषा हो गई। तो ये नॉलेज के आपके पास जो है उससे सही और गलत की ऑब्जेक्टिविटी लेकर आना, यानी माइंड कैसा होना चाहिए, रीजनिंग माइंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था ना, कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि मान लीजिए कोई आया, अब वो झूठ मूठ ही पेंशन मांग रहा है, मनरेगा का पैसा मांग रहा है, तुम सबको दे दोगे, संसाधन कम है, सही और गलत के बीच का अंतर ही नहीं करोगे। बोला मैं गरीब हूं, अब राशन कार्ड बनवा लिया, चल रहे हैं बुलेट से, लाख रुपए की गाड़ी, 1.5 लाख की गाड़ी, उससे चल के जो है फ्री का राशन ले रहे हैं, ये हालत है। एप्पल का मोबाइल लिए हुए हैं, आईफोन, और जाके गरीबों का राशन बीपीएल कार्ड बनवा घूम रहे हैं, आपके सामने ये बात हुई है। तो सवाल है कि संसाधन का मिसयूज हो जाएगा। तो सही क्या है, गलत क्या है, वो पैरामीटर कैसे चेक करोगे? तो वो पैरामीटर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ऑफिसर हैं, अब आपके एक गांव में आपके अंडर में पड़ा, जरा ध्यान से सुनिएगा और जरा इसको समझिएगा। तो हुआ कि भाई गांव के गरीबों की तुम्हें मदद करनी है। अब या तो तुम घर घर जाओ और क्या करो, बोले अरे कौन गरीब है, तो हम भैया गरीब है। बोले क्या फायदा मिलेगा गरीब कहलाने से? बोला ये फ्री मिल जाएगा, ये फ्री मिल जाएगा, आवास योजना का पैसा मिल जाएगा, सिलेंडर मिल जाएगा, फल। बोले यार हम गरीब है, गरीब है, भारत में हर आदमी गरीब है, आजकल तो फैशन बन गया, अरे भैया गरीब आदमी, अरे भैया हम गरीब आदमी, तो ये फैशन हो गया क्योंकि उससे आपको लाभ मिल जाएगा। अब आपके पास रिसोर्स कम है, आपने जो भी लोक कल्याणकारी बात की थी वो जीवन स्तर में सुधार की बात की थी, जो मिनिमम आपको जो है जरूरत है, कल बताया था आपको, बड़े ध्यान से समझना इसको। तो अब आप गए, अब क्या हुआ, सरकार ने कहा कि ये जो योजना है, मान लो गरीब कल्याण योजना, मान लो कोई एक बना दी, इस योजना का लाभ किसको आपके हिसाब से मिलना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। एक ऑफिसर, आप अच्छे ऑफिसर हो, ईमानदार ऑफिसर हो, आप चाहते हो इस योजना का लाभ मिले, किसको मिले? जिसके पास 4 ट्रैक्टर हो, ट्राली हो, बढ़िया कई फुट मकान हो बहुत बड़ा, उसको ये लाभ मिले, या जो वंचित है उसको लाभ मिले? आप बताओ। जो एक्सक्लूड है उसको लाभ मिले, जो स्कूल नहीं गया स्कूल जा सके, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, सर पे छत नहीं उसको छत मिल सके, जिस महिला को जो है वो लकड़ियां बीनने जाना उसको जो है सिलेंडर मिल सके, साफ स्वच्छ ईंधन मिल सके, किसको मिलना चाहिए? ठीक है, योजना का लाभ किसको मिलना चाहिए? सरकार कहती है कि हम कल, मैंने क्या एस्टैब्लिश किया था, वेलफेयर स्टेट बनेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य बनेंगे। आपको क्या हुआ, यूपीएससी ने चुन के भेजा कि आप ये ऑफिसर हैं जो सरकार के इस मकसद को पूरा करना चाहते हैं। सरकार ने बजट बनाया, ऑफिसर आपको बोला कि सबको चलो लाभ दो, संसाधन कम है यानी जिसकी जरूरत ज्यादा उसके हिसाब से लाभ दो। लाभ किसको मिलना चाहिए? वंचित को मिलना चाहिए। सबको दे दोगे, बांट दोगे, लेकिन इस लाभ के लिए कौन आ जाएगा? हर कोई आएगा, हर कोई। अरे हम कह रहे हैं थोड़ा सा भी कुछ फ्री मिले, देखो हमारा देश लाइन में खड़ा हो जाता है। तुम देखना कहीं पूड़ी बट रही होती तो भी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, हलवा बट रहा लाइन में खड़े, भले चाहे कुछ छोड़ो यार, कम से कम पूड़ी हलवा तो खा लेंगे। सरकार ने कोई मैकेनिज्म नहीं बताया, बोला लाभ मिलना चाहिए, जो वंचित है उसको मिलना चाहिए। अब आप क्या करने, अब आप हर किसी को तो ये लाभ दे नहीं सकते। अब आप देखिए आपको जो करना होगा, तो आप कैसे पता करें? हर कोई पहुंचा हुआ है, साहब हम गरीब आदमी हैं, साहब हम गांव में रहते हैं, साहब हमें ये चीज मिलना चाहिए। अब आप सर पे पकड़ के बैठे हैं कि 200 लोगों के लिए फंड है, 500 लाइन में खड़े हैं, अब क्या करेंगे? आप किसको मना कर देंगे? तो आप क्या करेंगे? आप दिमाग लगाएंगे, बोले अच्छा एक काम करें, हम सर्वे कराते हैं। आपने क्या किया, वहां के ग्राम पंचायत को बोला घर घर जाओ, ग्राम पंचायत के बाद तो सब कुछ है, बोले ए से लेके जेड तक जितने घर हैं देखो कि इसका सर्वे करा लो, बिना बताए सर्वे करा लो। क्या मकान कितना बड़ा है, घर में कितने मवेशी हैं, पशु हैं, घर में और क्या क्या है, ट्रैक्टर है, फ्रिज है या कुछ और भी है, वो इक्विपमेंट्स आप देख लो। ठीक है, आपने सर्वे करा लिया। अब जब सर्वे किया आपने, देखो बुद्धि आप लगा रहे हो, सर्वे किया,
तो रिकॉर्ड आपके पास आ गया, आपने पैरामीटर बना, सर्वे इसे थोड़ा ना, पैरामीटर बना, आपको सर्वे में क्या चाहिए? अब सर्वे में जाके कोई जाति पूछ लेगा, मार पिटाई हो जाएगी। पता चला राजनीतिक मुद्दा हो गया कि सरकार का एजेंट है ये डीएम जो है, और ये जाति के बारे में, धर्म के बारे में नॉलेज ले रहा है, तो ऐसा मत समझना कि सर्वे कुछ भी करा लेंगे। ए बाबू तुम्हारा धर्म क्या? भारत में मारपीट हो जाती है इसके चक्कर में। अगले दिन पता चला बोरिया बिस्तर लेके तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और जुड़ा जंगल में तुम्हें डाल देंगे, बोले यहां सर्वे करते रहो पशुओं का बैठ के। बाघ से पूछना, हाँ अंकल अपने टीथ दिखाइए, टाइगर टीथ। तो ये नहीं होगा, आपको सर्वे का पैरामीटर आप बनाएंगे कि कोई राजनीतिक विवाद ना होने पाए, कोई धार्मिक विवाद ना होने पाए, आपको उससे बच के निकलना है। आईएएस जो होता है वो जो जीभ होती है ना दांतों के बीच में, उसी तरह होती है, रहती दांतों के बीच में लेकिन अपनी इज्जत बचा के चलती है, क्योंकि राजनीति और माफिया जो है क्या करेगा, हमेशा इसको कुचलने काटने के लिए तैयार है। यही तो रीजनिंग है। तो अब हुआ क्या, इसने सर्वे के पैरामीटर्स बनाए। क्या क्या हम पूछेंगे? सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पूछेंगे। आ गया डाटा। अब भैया पहुंचे ए वाले, बोले साहब हमें उस सरकार की योजना का, हमें जो है फ्री मेडिकल का, फ्री एजुकेशन का फलाना दीजिए। बोले यहीं आओ, ठीक। बोले ये बताओ 200 गज का प्लॉट किसका है? बोले हमारा है। बोले घर में ट्रैक्टर है, 4 भैंसियां है। अबे तुम गरीब कहां से बे? तो आपने क्या किया, जब सर्वे किया पता चला ये लैंडलेस है, जो हमारा सी है इसका जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपने कहा इसको मिलना चाहिए। तो आपने क्या किया, डिस्क्लाइज किया, सर्वे को सही तरीके से किया, आपने डाटा का यूज किया, और जो लोग फेक थे, जो इस लाभ ज्यादातर इसी तरह के लोग लाभ, उनको आपने निकाल के बाहर कर दिया। और जब बाहर कर दिया तो जो सही लोग थे उन तक लाभ आपने पहुंचा दिया, उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया, उनका जीवन बचा लिया, उनको मरने से बचा लिया, उनके बच्चे को एजुकेशन दे दी, जिंदगी भर आपको दुआएं देते रहेंगे। लेकिन इसका मैकेनिज्म किसने तैयार किया? इसका मैकेनिज्म आपके उस रीजनिंग माइंड ने तैयार किया। समझे? तो रीजनिंग माइंड में सही क्या है, गलत क्या है, ये बहुत। बिहार में एक सर्वे हो रहा है, पूरे देश में बवाल मच गया, जाति गणना पे, जातियों पे सर्वे हो रहा है, राइट। तो अब क्या हुआ, आपको यहां पर अपना रीजनिंग माइंड इस्तेमाल करना है। इसीलिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है दैट इज सम काइंड ऑफ रीजनिंग, कि उसमें से 4 विकल्पों में से 3 विकल्प सही नहीं है, 3 ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, तो एक बच गया, आपको वो छांट, और नियर अबाउट होता है। तो यानी जो चीज आप पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, और आपका दिमाग उन इंफॉर्मेशन को चर्न कर सकता है, उसको मथ सकता है, और सही या मोस्ट सही आंसर की तरफ जा सकता है। और ऐसा निर्णय लेते समय आपको डर भी लगता है, पता नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं, लेकिन आप हिम्मत दिखाते हैं, करेज होती है। रीजनिंग के व्यक्ति के पास करेज होती है। अब समझे कि प्रीलिम्स के एग्जाम को ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया है। तो इससे उनको क्या फायदा मिल जाता है, जो नॉन रीजनिंग माइंड है वो पहले चरण में आउट हो जाता है, ठीक है, आउट हो जाता है, मतलब जो सही गलत विकल्पों के साथ खेल नहीं सकता। अच्छा ये भी है, इस बात को ध्यान रखना कि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कि आपको दे दिया 4 स्टेटमेंट, बताइए इस हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, नहीं, वो एक क्वेश्चन के साथ 4 पहले स्टेटमेंट देते हैं, 4 स्टेटमेंट के फिर 4 विकल्प देते हैं। आप देखिए यूपीएससी का पेपर, यानी आप किसी एक बात का उत्तर देने के लिए आपको इन चारों स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है, फैक्ट्स नहीं, कॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है, रीजनिंग इसको कहते हैं। वो चारों फैक्ट अलग अलग बातें कह रहे होंगे, चारों स्टेटमेंट अलग अलग बातें करते हैं, अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया, अब आपने ऑब्जेक्टिव निकाल लिया, अब आप पहुंचे। अब सवाल है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस प्रकार से किसी बात को कहते हैं। तो उसके लिए अगला पेपर होता है मेंस का एग्जाम, मुख्य परीक्षा, जहां आपको लिख कर अपनी बात कहनी होती है। और जब हम लिखते हैं तो हमें एक चीज की सबसे बड़ी जरूरत है राइटिंग के लिए। तुम्हें सबसे पता सबसे बड़ी क्वालिटी तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? राइटिंग के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए तुम्हें पता है? कौन बताएगा, कौन बताएगा? राइटिंग के लिए मेंस एग्जाम रिटन एग्जाम है, ये तो तुमने बचपन से पढ़ रखा होगा। आज तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि हमें पता ही नहीं था यूपी, आप बोल दोगे सर नहीं पता था यूपीएससी के बारे में, ये प्री मेंस इंटरव्यू ऐसा मुंह भगभगा के बोलते रहते चारों तरफ, हमें पहली बार पता चला कि प्रीलिम्स इसलिए होता है, ठीक है। और यही कारण है कि जब 3-4 साल गुजर जाते तुम कहते हो यार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ही नहीं, तुमने स्टार्टिंग ही गलत कर दी है। अब बताओ रिटन एग्जाम के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? वो किसी ने लिखा है स्पीड एंड कंटेंट, वंडरफुल। स्पीड एंड कंटेंट मतलब बिजली की फ्लैश की तरह लिख दे, कागज में आग लग जाए इतनी तेज लिखे। और बताओ
शब्द संग्रह, मतलब जाएंगे और लिखा के कालिदास की तरह एकदम संस्कृत के श्लोक पे श्लोक दबा के रख देंगे, एक नई रामचरितमानस पैदा कर देंगे। चलो और बताओ। रॉन्ग एंड राइट एनालिसिस, ये देखो केस सिंह लिख रहे हैं, मतलब वहां जाके आप ढूंढोगे कि ये रॉन्ग है ये राइट है, मेंस के एग्जाम में सही है, वहां तुमसे लूडो खिलवाएंगे। एक लिख रही है डेप्थ एंड स्पीड, शगुफ्ता लिख रही है डेप्थ चाहिए, गहराई में जाएंगे। वंडरफुल। और गहराई क्या होती है नॉलेज की, हमें तो आज तक नहीं पता चला। मैं रोज इतना पढ़ता हूं फिर भी लगता है भी मुझे कुछ आता ही नहीं ज्यादा। पता नहीं नॉलेज की गहराई किसे कहते हैं। एक लिख रहे हैं थॉट मैपिंग चाहिए सही कह रहे हो बहुत सही जा रहा है। और एक लिख रहे हैं कि सही शब्दों का चयन, आहा, चुनेंगे आप एक एक दाना, वहां मोती की तरह ना, वहां ले जाके पिरो के रख देंगे उसको। बड़ा टाइम होता है ना, 7 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है। फिर एक पता चले, किरण लिख रही हैं कि ये किरण मौर्य लिख रहे हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये सबसे बड़ी जरूरत है। अब सोच लो तुम्हें मेंस के बारे में कितना पता है। जानते हो मेंस मेंस एग्जाम को अगर मैं डिफाइन करूं, व्हाट इज द मेंस एग्जामिनेशन? मेंस एग्जामिनेशन, अब जो बात कहने जा रहा हूं लिख लोगे तो जिंदगी बन जाएगी, भूल जाओगे तो फिर बकैती 4-5 साल बाद फिर मिलेंगे, पूछे क्या कर रहे हो, बोले सर वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आजकल ये काम कर रहे हैं। तो तुम्हारी मर्जी। मेंस यानी रिटन। अब तुम्हें जो चीज बताने जा रहा हूं उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। रिटन यानी लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, सॉरी टू से, न तुम्हारी बहुत गंभीर नॉलेज, न तुम्हारी डेप्थ नॉलेज, न तुम्हारी थॉट मैपिंग, न तुम्हारे शब्दों का चयन, न तुम्हारे व्याकरण, ये सब बहुत बाद की चीजें हैं। रिटन एग्जाम क्या मांगता है, क्या मांगता है लिखोगे। वो देखो किसी ने लिखा है हाथ से दिमाग की कनेक्टिविटी, किसका अलग होता है, प्रैक्टिस होता है, उसको मोटर एक्टिविटी कहते हैं। हाथ से दिमाग किसका नहीं कनेक्टेड है मेरे भाई। अब ये थोड़े ना कंधा से निकल के सर के पीछे लग जाएगा, अच्छा थोड़े लगेगा तुम्हारे कि चोटी की जगह तुम्हारा हाथ निकले, किसी से पीछे बोले हाय तो पता चला लोग डर के मारे भाग जाएंगे। ऐसी बातें मत करो मेरे भाई, ठीक है। चलो, रिटन एग्जाम में जो सबसे बड़ी जरूरत होती है उसे हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन। हा 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 हा। डिसिप्लिन, नॉट कीवर्ड, नॉट डेप्थ। कीवर्ड लेके क्या करोगी, चाबी लेके घूमोगी, ए यूपीएससी ताला कहां खुलेगा, यूपीएससी चाबी हमारे पास है। उजांग सर बोले हैं कीवर्ड लेके कीवर्ड टहलती रहो। यूपीएससी एग्जाम का रिटन एग्जाम जो होता है, मेंस एग्जाम है, वो अनुशासन है। क्यों अनुशासन है, इस पर बात कर लेते हैं। समय, शब्द यानी वर्ड्स, सब कुछ सीमित होता है। 150 वर्ड में आंसर लिखना है। क्यों कहा गया 150 वर्ड में, अनुशासन है। 7 मिनट में एक आंसर करना है, क्यों कहा गया, अनुशासन है। जब तुम्हारी सीमाएं बांध दी जाती हैं, लिमिट्स तय कर दी जाती हैं, तो उस चीज को डिसिप्लिन कहते हैं। अभी तुम्हें यही नहीं समझ में आया, कीवर्ड लेकर क्या करोगे, घूमोगे, ए हमारा चाबी है, ताला कहां है यूपीएससी का। शब्दों की गहराई लेके पत्थर लेके बैठ जाओगे क्या उसमें, शब्दों का बड़े बड़े भारी भारी सरगम। मैं करता हूं विश्लेषण आज मुख्य परीक्षा का, हे एग्जामिनर हे तात दे दो मुझे अच्छे नंबर, तो वो तुम्हें द्रवित होकर नंबर दे देगा। तुम बड़े बड़े व्याकरण का इस्तेमाल कर रहे हो। लौह पथगामिनी से आया हूं रेल लिखने की जगह, तो वो क्या होगा, अरे बाप रे लौह पथगामिनी यूज कर रहा है, वो अपने दांत किटकिटाएगा क्या तुम्हारे लिए, मारेगा थप्पड़, बोले 2-3 साल बाद आना आराम से। मेंस की परीक्षा अनुशासन का नाम है, और सोचना इस बारे में जो आज मैं बात कर रहा हूं, अनुशासन डिसिप्लिन का नाम है। डिसिप्लिन इन योर थॉट। तुम अभी किसी भी जो है बकैत से पकड़ लो, मुखर्जी नगर में जो बत्रा पे बैठते हैं चाय के गिलास लेके, भारत के विदेश नीति ना एस जयशंकर हो नहीं रहा है, ऐसे थोड़ा किया जाता है। देखो अमेरिका के पास चला गया है, रसिया के पास चला, उनसे पूछो, घंटों तुमसे रशिया और यूक्रेन पता नहीं क्या करते रहेंगे, जाके बात करो उनसे। अबे ऐसे थोड़े ना होता है, अबे इकॉनमी मोदी जी का बस का नहीं है। अबे इकॉनमी में रिजर्व बैंक ऐसा करे वो वैसा करे, निर्मला सीतारमण चाहिए जीएसटी खत्म कर दे एकदम दबदबा के, गरीब आदमी भला करे तब निवेश आएगा। ऐसे बैठ के 2-2 घंटा जब तक वो चाय एक, ओ चाय दो, ए मिश्रा चाय दो तनी एक और यार,
कोई जूनियर मिल गया, भाई पैसा ये दे देंगे, भाई अभी नए आए हैं, इनको ज्ञान बहुत जरूरत है। वो 2-2 ढाई-ढाई घंटा बैठ के बतियाते रहते विदेश नीति पर, अर्थव्यवस्था पे। ज्ञान की कोई कमी थोड़ा ना पड़ी है, 4-5 साल से साधनाएं कर रहे हैं। भारत की पूरी कैबिनेट उनको फोन करती है रात में कि आप बताइए क्या किया जाए। बुरा मत मानेगा, लेकिन यही सच्चाई है। तो क्या करोगे उस विस्तार का लेके? सवाल यह है कि उस समय सीमा और उस शब्द सीमा के अंदर तुम अपने थॉट्स को डिलीवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और जब किसी चीज को सीमाओं में बांध दिया जाता है, यानी अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, जब किसी बिहेवियर को किसी रूल में बांध दिया जाता है, उसको अनुशासन कहते हैं। 2 शब्द हैं, अनु और शासन। शासन मतलब रूलिंग होती है, यानी नियमबद्ध। नियमबद्ध उसके अनुसार होने वाला आचरण अनुशासन कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। एग्री करते हो इस बात को? जैसे हमारे जीवन में कहा जाता है इतने बजे सो के उठना, इतने बजे खाना खाना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे ये काम करना, अनुशासन हो गया। बुरा लगता है, लेकिन अगर करते हो तो आउटपुट अच्छा आता है। जैसे हम गुरुकुल में करवा रहे हैं तो अनुशासन हो गया। तो मेंस क्या है? अनुशासन है। पहला प्रीलिम्स समझ में आया? प्रीलिम्स क्या है? प्रीलिम्स रीजनिंग है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड रीजनिंग वाला नहीं होगा, तुम अपने सर्कमटेंसेस से सीखकर, कई फैक्ट्स को जोड़कर एक आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। तुम कभी भी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार के जो चैलेंजेस, उनको कभी मिटिगेट, उसको कम नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या रीजनिंग माइंड से तुम्हारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जीवन में अनुशासन चाहिए होता है। जब लबासना जाते हो ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है, बड़े गोलू गोलू बच्चे से गए हैं, बहुत गोलू गोलू, एकदम गर्ल चौपी चौपी से, एकदम पेट वेट निकाले हुए, जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी डांस नहीं किया, तो सब गोलू पोलू से पहुंच गया, कोई दुबला पतला पहुंच गया। तो उसमें क्या होता है, जैसे लबासना तुम जाते हो ना, सबसे पहले करिकुलम आ जाता है। सुबह 6 बजे उठना। वो जो रात में रोज 3 बजे सोता था, उसको बोला 6 बजे पहुंचना है। बोला मैं नाइट बर्ड हूं। बोले ए तुम्हारी चिड़िया उड़ा दे, तोते उड़ जाते हैं लबासना में आके। 6 बजे सुबह पीटी ग्राउंड में, और ये बाकायदा पीटी की ड्रेस पहन कर आनी। ये भी नहीं कि कुछ भी ऐसे खजुआते हुए लोअर पहने, बनियान पहने, पहली बार उठे पीटी करने। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बाकायदा पीटी की यूनिफॉर्म। और वहां पर पीटी ट्रेनर अटेंडेंस ले रहा है। लेट हुए, सजा, 2 चक्कर मार के आओ, तो आई सारी नींद उड़ा देंगे हम, सारी नींद उड़ा देंगे। फिर उसके बाद सोचे पीटी, अब पीटी वीटी कर लिए बदल, तब तक पता चला अगला शेड्यूल आ गया। कौन सा? चलिए क्लास का टाइम है। यूनिफॉर्म फिर चेंज, तैयार होके बाकायदा शेव करके, बिल्कुल जो है फॉर्मल्स में, इस असाइनमेंट के साथ यहां इस लेक्चर हॉल में पहुंच रहा है। पहुंच गए, लेट हुए तो वहां ऐसी तैसी। फिर उनका टी ब्रेक का टाइम फिक्स है कि इतने बजे टी ब्रेक मिलेगा, इतनी देर का होगा। फिर लेक्चर हॉल में, वहां से निकले, अब बोले यार बहुत भूख लगी है, हमें मन भर, चला खाना खाए पेट भर के यार। ना 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 ना, हॉस्टल जाइए, वहां पर फिर यूनिफॉर्म चेंज करिए और खाना खाने की यूनिफॉर्म पहनिए। अगर उसके बिना चलेगा तो आपको वहीं से वापस कर देंगे, चलो जाओ। फिर वहां से खाना खा के बोले आ यार अब थोड़ा तान के सो। फिर आपको क्लास के लिए टाइम, फिर तुरंत आप कपड़े बदलिए और फिर खाना खाने पहुंचिए, वो पढ़ाई के लिए। वहां से निकले, फिर शाम को एक्टिविटी क्लास, स्पोर्ट्स क्लास में, तो उसकी भी अलग ड्रेस है। ये नहीं होता कोट वोट पहन के एकदम डिस्को डांस करते हैं, ना ना ना। फिर उसके बाद रात में खाना खाने के लिए फिर यूनिफॉर्म चेंज करिए। क्यों कर रहे हैं? पागल हैं क्या वो? तुम अब तो बोले हम तो आईएएस निकाल दिए। बोले आईएएस निकाले, आईएएस बने थोड़े ना हो। आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान होता है। तो अनुशासन होता है, इतना प्रैक्टिस वो कराते हैं कि धीरे धीरे वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अनुशासन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो मेंस का एग्जाम बेसिकली अनुशासन का एग्जाम है। और क्यों कह रहा हूं, जिनने बच्चों ने मेंस दिया होगा, अगर वो यहां सुन रहे हैं, तो सिंपल सा एक फैक्ट दे रहा हूं, 25 क्वेश्चन आए मेंस के, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? नॉलेज थी सर, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए सर, खाली 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, ओनली 16 क्वेश्चन आई हैव डन सर। वंडरफुल। काहे नहीं कर पाए सर? वो शुरुआती दौर में ज्यादा टाइम लग गया। आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम, अपने स्कूल के एग्जाम को याद करिए। जो पहला वाला क्वेश्चन हम चूज करते थे, उसमें कलेजा निकाल के रख देते थे, मार हर तरह के पेन से लिखना, अंडरलाइन करना, एकदम लगता था एकदम फड़फड़ा के बाहर आ जाएगा सब कुछ। और लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते, अरे भैया मास्टर साहब कॉपी ना छीनो हमारी, यही तो चलता था। राइट, यही तो जो है वो सारी चीजें मैनेज होती थी। तो अभी क्या करना है? राइट, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। बताइए जिसने मेंस दिया होगा, हुआ है कि नहीं हुआ उसके साथ? क्वेश्चन वो लास्ट में छोड़कर चला आता है। अब तुम 5-6 क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, तुम्हारा सिलेक्शन कहां से होगा?
क्यों? क्योंकि तुम डिसिप्लिन नहीं रख पाए टाइम का, और जो टाइम का डिसिप्लिन एग्जाम में नहीं रख सकता, तैयारी के दौरान उसका डिसिप्लिन। भाई तुम्हारा मन किया यार आज वेब सीरीज देखेंगे, भाई बोर हो गया, बुरा मत माना लेकिन ऐसे ही होता है। टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बनाया, 99% बच्चा कहता है कि सर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। कल सुबह भाई 6 बजे उठेगा, 4 बजे तक वेब सीरीज देखी है, क्योंकि अनुशासन तुमने पालन। अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ सर ऐसा होता है। 6 बजे तक वेब सीरीज देखे हैं, ठीक है, आज से नहीं यार, कल से पक्का। कसम खाई कि 4 आंसर राइटिंग लिखेंगे, आंसर राइटिंग की जगह बकायदे, अरे हाँ कैसी हो, हाँ मम्मी, हाँ ठीक, हाँ बतियाने में लगा, चाची आई थी, अच्छा आम का अचार लेकर आई थी, अरे 20 मिनट निकल गया, 4 आंसर लिखना था, कल से पक्का लिखेंगे। तो तुम देखो कि तुम अगर आज फेल कर गए हो, अगर आज तुम सक्सेसफुल नहीं हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम में, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तुम देखना उसका सबसे बड़ा कारण है अनुशासन का पालन ना करना, डिसिप्लिन्ड ना होना। तुमने भी टाइम टेबल बनाया था, तुमने भी टॉप करने के सपने देखे थे, तुमने भी कसमें खाई थी, तुम्हारे अंदर भी आग लगी थी, लेकिन वो सब कुछ फूंक के तुमने खत्म कर दिया, क्योंकि तुम कभी भी अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन्ड नहीं रहे हो। तुम्हारा भी बड़ा मन हुआ यार इसका 6 पैक है, बहुत अच्छा लग रहा, हमारा भी होना चाहिए। 2-4 दिन जिम उम गए एकदम, अरे इसके बाद 5वें दिन यार क्या करेंगे, 6 पैक ऐप बना के अधिकारी बन जाएंगे तो आगे पीछे सब डोलेंगे। कितनी बार तुमने ये किया होगा? 4 दिन 5 दिन एक्सरसाइज की, अरे यार कुछ हो नहीं रहा है यार, वजन कम ही नहीं हो रहा है, बॉडी साडी कुछ बना नहीं रही है। प्रोटीन शेक लेकर आएंगे, उसको पिएंगे, सुने प्रचार में देखेंगे एकदम जैसे डोला बाहर फेंक देता है भम्म से, इस तरह की आप बातें करते हैं। यू आर नॉट डिसिप्लिन सर। सो मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफिसर्स बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन आउटपुट देती है। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, अगर आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं एक दिन में, आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन आपको बताता है क्या करना है और उससे ज्यादा आपको बताता है क्या नहीं करना है। एवरीबडी हैज टेम्पटेशन, एवरीबडी, लालच सबके अंदर होता है, यार थोड़ी देर आराम कर लें, वेब सीरीज देख लें, लेकिन डिसिप्लिन पर्सन कहता है ना, दिस इज नॉट फॉर, इस टाइम नॉट फॉर लग्जरी, ये पढ़ने का टाइम है पढ़ने बैठेंगे, ये काम करने का टाइम है काम करने बैठेंगे, ये स्पोर्ट्स का टाइम है स्पोर्ट्स करने बैठेंगे। अभी जो नोएडा के डीएम थे वो दिव्यांग थे, और पैरा ओलंपिक में एक डीएम होने के बावजूद, जिन्होंने कोविड में दिव्यांग होने के बावजूद, उन्होंने कोविड को, सरकार ने स्पेशली उनको बुलाया कि आप मैनेज करिए, नोएडा में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्होंने सक्सेसफुली मैनेज किया। इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वो डेली बैडमिंटन प्रैक्टिस करने जाते थे, और सिर्फ हॉबी के लिए नहीं, आप उठाकर नेट पर चेक कर लीजिए, उसके बाद पैरा ओलंपिक में वो भारत के लिए मेडल भी लेकर चले आए, यानी प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में। और जब उनसे पूछा गया आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं, कोविड की भागदौड़, पूरे जिले का प्रशासन, रात दिन काम, उसके बाद आप रेगुलर जो बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए भी चले जाते हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज कहा, डिसिप्लिन लाइफ। माई कीवर्ड इज डिसिप्लिन लाइफ। मैंने जो है, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, यह हर समय मेरा तय होता है। So mains is not about finding the keywords, it's not about the thought mapping, it's not about the depth of your knowledge, it's not about the vocabulary, it's all about the discipline. बिकॉज मेंस में तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व आकर जुट जाता है। इफ यू आर डिसिप्लिन योर डेली लाइफ, इन योर एवरी बिहेवियर, तो अगर तुम दैनिक जीवन में अनुशासित हो तो तुम अपने व्यवहार में ऑटोमेटिकली अनुशासित हो जाओगे। अगर तुम बकैत हो, जैसे तुम्हें मौका मिला फैलने का, तुम फैल लेते हो अमीबा की तरह, तो भैया तुम एग्जाम में भी फैलोगे। ये यूपीएससी पकड़ लेता है, ये यूपीएससी पकड़ लेता है। तो अगर बात सही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ सर बिल्कुल सही, नब्ज पकड़ के बैठे आप, डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, नब्ज पकड़ के बैठे हैं आप। राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं? तो ये चीज है। तो यानी मेंस का एग्जाम क्या है? मेंस का एग्जाम है अनुशासित होना। मेंस का एग्जाम है अनुशासित होना, डिसिप्लिन होना। पूरी लबासना की ट्रेनिंग आप जाकर इंटरनेट पे देखिए। आप तो एक वीडियो देख के बमबमा जाते हैं, म्यूजिक आपकी आत्मा फड़का दे। देखिए ट्रेनिंग होती क्या, पूछिए उनसे। हम तो जाते रहते हैं हर साल, तो हमें पता है कि वहां अंदर क्या होता है। वो सिर्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं।
एक ऑफिसर बन जाने के बाद तुम्हारे ऊपर फाइन कौन लगा सकता है? शो कॉज नोटिस कैसे हो सकता है कि तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी? वहां होता है, शो कॉज नोटिस मिल जाती है। आप कैसे चले? आप खाना नहीं खाने देंगे, चलो वापस जाइए। ये ऑफिसर्स मेस है, ऑफिसर एटिकेट के साथ आना है, क्योंकि उस संस्थान का डिसिप्लिन है ये। तो वही सेलेक्ट होगा। मेंस कहता है जो डिसिप्लिन इन द बिहेवियर है, डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। तो मेंस एग्जाम क्या है? मेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अब तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुम्हारे पास शब्दों का संग्रह ऐसा बड़ा, आग लगा दो। अब तुम लिखने लगे, लिखे चले जा रहे, लिखे चले जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा तुम्हारा आंसर। पूरे पेपर में एक आंसर लिखे, ऐसा एकदम जान मार दिए, पूरा रिसर्च कर दिए। अरे कितना मिलेगा 250 में? 15 नंबर क्वेश्चन है, मान लो 15 में 15 भी देते तो 250 में 15 ही नंबर तो मिला मेरे भाई। फेल हो गए तुम, खत्म हो गया, बम बम, खत्म मामला। तो अब क्या करना है तुम्हें? अनुशासन। मेंस एग्जाम क्या है? अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और ये कब आएगी? मेंस में जब जाओगे, जयबे नहीं करोगे तुम। ये आएगी जब डेली लाइफ में उसे फॉलो करोगे। कई लोग गुरुकुल का मजाक उड़ा रहे थे, बकैत हैं। बकैत के बारे में बताया था ना, वो जो कुछ नहीं करते लेकिन हर चीज के बारे में बोल सकते हैं, उनको बकैत कहते हैं। इंग्लिश में ट्रॉल्स बोलते हैं उनको। बोले ये क्या होता है? सुबह उठने से शाम को फिक्स टाइम पे सोने से, खाने से, पढ़ने, ये थोड़े ना होता। हमें आजादी चाहिए। एक मांग रहा था जेएनयू में आजादी, जमानत नहीं हो रही है, तुम भी मांगो, ठीक है? तो वो क्या होगा? इट्स नॉट अबाउट आजादी। डिसिप्लिन तुम्हें ज्यादा आजादी देता है। डिसिप्लिन तुम्हें दिग्भ्रमित होने से, कंफ्यूज होने से बचाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूज रहते हो हर समय। हर दूसरे दिन क्वेश्चन है, मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। यहीं से क्लास शुरू हुई थी ना। आज एक बच्ची आई, बोले मैं 10 घंटा पढ़ती हूं और उसके बाद सोने से पहले 2-3 घंटा मेरा दिमाग भ्रमित रहता है। मैंने कहा भाई, जो 10 घंटा ईमानदारी से पढ़ लेगा उसको बिस्तर ही दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जिसने 10 घंटा ईमानदारी से पढ़ लिया उसका दिमाग कहेगा त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे खाली सोने दो। और उसके बाद 2-3 घंटे तुम्हारा दिमाग भटकता रहता है। क्या तुमने 10 घंटे पढ़ा मेरे भाई? ये मुझे बताओ। सो दिस इज द फंडामेंटल। ये मेंस है। अब आ जाओ इंटरव्यू पे। मन कर रहा होगा पूछने का। इंटरव्यू का है, शब्द क्या कहता है? इंटर, प्रवेश करता, व्यू, दृष्टिकोण, ठीक है? इसको साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है? अतकार जो हाफ हलंत लग के कार लगता है, यानी कि वो आमने सामने हो रहा है, ठीक है? साक्षात, आप सामने बैठे और सामने बातचीत हो रही, व्यवहार हो। इंटरव्यू, जो आपके अंदर है वो दृष्टिकोण क्या है। अब इस शब्द को समझो। इट इज नॉट अबाउट कि इंटरव्यू इंटरव्यू है। आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका नजरिया क्या, और साक्षात रूप से आपको बताना है। तो आप गए इंटरव्यू के लिए, सामने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, तो आपको लगा इंटरव्यू मतलब क्या हुआ? आप गए, ठीक है, कि हम भैया ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, ठीक है? इसमें मान लो एक फीमेल मेंबर है, मेल मेंबर है, एक बहुत सीनियर मेंबर है, एक हेड है बैठे हुए, मान लो सेंटर में बिठा दिया। इंटरव्यू क्या है? तो इंटरव्यू कहता है व्यू, आपका दृष्टिकोण किस रूप में है। दृष्टिकोण हमको क्या बताया जाता है? इंटरव्यू नॉलेज का एग्जाम्पल बोला, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है? पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, पीटी यहां बोल दिया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। तो जनरली हम इसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसके लिए सही नहीं है ये वर्ड, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट मेंस में हो चुका है, प्री में हो चुका है। अब तुम अधिकारी बनने जा रहे हो मेरे भाई, अधिकारी। तो अधिकारी जो है वो दृष्टिकोण रखता है। मान लीजिए आप एक अधिकारी, एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक अधिकारी बन गए और आप बहुत जातिवादी हैं या बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, और भारत का संविधान क्या कहता है? सेकुलरिज्म की बात करता है कि किसी तुम धर्म में हस्तक्षेप नहीं करोगे। अगर तुम्हें गरीब की मदद करना है तो गरीब का धर्म और जाति नहीं पूछोगे, हाँ या ना, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपके दृष्टिकोण में आप किसी जाति या किसी धर्म को लेकर बहुत बायस्ड हैं। क्या आप इन सारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को दे पाएंगे? ईमानदारी से मुझे जवाब दे दीजिए। क्या इन योजनाओं का लाभ आप सभी को दे पाएंगे? योगेंद्र कह रहे हैं आई टू आई बात करना, इसे घूर के। मैं आ गया हूं, कौन पूछेगा प्रश्न, जल्दी बताओ। इस तरह कोई आई टू आई कांटेक्ट की बात नहीं हो रही है। कोई कह रहा है नॉलेज का एग्जाम है,
देखो कैसी कैसी बातें आप इंटरव्यू के बारे में कह रहे हैं। बड़ा हम्बल होता है, बड़े ऑफिसर की तरह ट्रीट करते हो आपको, काफी बड़े मजे मजे में। कभी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना, वो बिल्कुल ना तो आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए बोल रहे हैं, हाँ बताओ क्या करना है, कबड्डी कबड्डी थोड़ी खेलने जा रहे हैं वहां पे। ना वो नॉलेज का एग्जाम ले रहे हैं, ना वो तुम्हारी पर्सनालिटी का टेस्ट ले रहे हैं। ये व्यू पॉइंट, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है। अब दृष्टिकोण क्या होता है, वो तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारे व्यक्तित्व से निकल कर आता है। वो बड़े मजे मजे में बात करते हैं। दृष्टिकोण का मतलब क्या हो, अब जरा देखो क्या होता है। मान लीजिए एक ही समय पे एक फीमेल मेंबर और एक मेल मेंबर ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब जरा ध्यान से समझना जो बात कहने जा रहा हूं। एक फीमेल मेंबर और एक मेल मेंबर ने क्वेश्चन पूछ लिया। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये कहता है कि नारी जो है वो सर्वप्रथम, आप फेमिनिज्म, भारत में हम नारी को पूजते हैं, हम अपने घरों में पूजते हैं, कहते हैं कि जहां नारी का वास है वहीं देवता का वास है, जहां नारी पूजी जाती है वहीं देवता पूजा जाता है। तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा। एक सवाल इसने पूछा, सवाल ए सवाल बी, सिंपल सा फंडा है, सवाल ए और सवाल बी। आपने नारी को सम्मान दिया। अब देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका व्यू क्या है। आपने कहा नहीं मैं इसका जवाब दूंगा, ये मीठा मीठा बोल रहा है, ये तो जो हम बैठी हैं देवी जी बहुत कड़वा कड़वा बोल रही हैं। तो आप ये भी कहेंगे ना हम अंकल जी का जवाब देंगे, अंकल जी बहुत मीठा मीठा पूछे, बेटा 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 इस सवाल का जवाब दो। और आंटी जी जो है वो बहुत कड़क होके पूछ रही थी हमसे, तो हम अंकल जी वाला सवाल का जवाब पहले देंगे। आपका दृष्टिकोण है। सवाल बड़े जनरल से हैं। वो पूछेंगे आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप बताइए इस बारे में क्या जानते हैं, ऐसा हुआ था, आप क्या सोचते हैं। तो आपने क्या किया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है। आपका दृष्टिकोण है कि मुझे नारी को ज्यादा सम्मान देना है, भले चाहे मुझे उसकी बात अच्छी लगे चाहे ना लगे। आपने क्या किया, रूल है फीमेल मेंबर के सवाल का जवाब पहले देना है, फिर मेल मेंबर का। अब मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए, ठीक है, उसमें बोर्ड हेड बैठे हैं बोर्ड के। अब वो क्या है, वो मुखिया है, तो परिवार का मुखिया वो सर्वोपरि होता है। तो फीमेल मेंबर ने क्वेश्चन पूछा और हेड ने क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहले मुझे किसका जवाब देना, उस हेड का जवाब देना है कि मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं, सम्मान देता हूं, वो परिवार के मुखिया की तरह है। तो ये कोई नॉलेज नहीं चेक हो रही है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण चेक हो रहा है कि तुम कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बात कर रहे हो। और सिंपल सा फंडा यहां पे वो ये कहते हैं कि दिन में तुम कहो रात है, दिन में बोलो चांद निकलता है। अब तुम्हें जो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो अगर तुमने कहा दिन में चांद निकलता है तो ये गलत है कि सही है। अगर नॉलेज के हिसाब से देखो गलत है। वो कहते हैं प्रूव इट, तुम अपने आर्गुमेंट से प्रूव कर दो, वी एग्री चांद निकलता है। तो यानी वो नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, वो तुम्हारा आर्गुमेंटेटिव पावर चेक कर रहे हैं, परसुएशन चेक कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के आर्गुमेंट का इस्तेमाल तुम्हें करना पड़े। जनता कहेगी हाय हाय डीएम, हाय हाय सरकार, हाय हाय सरकार तुम्हें भेज रही है कि वो लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, जाओ उन पहलवानों को मनाओ, राष्ट्र के खेल का जो नुकसान हो रहा है, वो हाय हाय कर रहे हैं, उठने को तैयार नहीं है। आप लाठी नहीं भांज सकते उनके साथ, आप जाके परसुएट करोगे। अजीत डोभाल साहब ने कितना परसुएशन किया, अंदाजा लगाओ कि खालिस्तान के जो मानने वाले लोग थे, अकेला वो 5 फीट 5 इंच का बंदा आईपीएस ऑफिसर, उनके बीच में जाकर आप पढ़ना कभी ऑपरेशन जहां पर अजीत डोभाल साहब थे यार, उनकी बोली भाषा रिक्शे वाला बनके उनको इतना परसुएट कर लिया कि उन्होंने हथियार डाल दिए, हथियार डाल दिए उन्होंने। उनको जाके बोल बोल के सब पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई कि ये गलत है, फलाना धर्म के खिलाफ, ये सब कुछ बताया, हथियार डाल दिए लोगों ने। क्या परसुएशन पावर थी। नॉर्थ ईस्ट में इतना जो है आतंकवाद मचा रखा था, उग्रवाद था, सब बातचीत करके सब खत्म कर दिया। क्या दिमाग लगाया यार, समझ में नहीं आता। परसुएशन पावर। वो कहते हैं प्रूफ करो चांद, वो कहते हैं प्रूफ कर दो चांद है, तुमने आर्गुमेंट से प्रूफ कर दिया, बोले हाँ चांद है। तो इसको समझो, वो कहते हैं कि दृष्टिकोण यानी इंटरव्यू में जो तुम्हारा व्यू पॉइंट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए, इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बाय एथिक्स, तुम किसके साथ सामने। मान लो तुम्हें क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े भाई साहब आए, मम्मी ने क्या हुआ, लड्डू कुछ रखे हुए थे घर में, छोटे बचपन की बात है, जरा समझना इस बात को, ठीक है। कई बार तुम्हारे साथ हुआ, अगर हुआ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्या हुआ कि बोले, अरे मम्मी ने बोला ये बताओ ये डब्बा किसने चुराया, ठीक है, जो लड्डू किसने चुराया। तुम्हारे बड़े भाई साहब थे या बड़ी दीदी थी, वो आके तुम्हें बोली आए छोटका जो है तुम्हारा नाम ले लिया कि यही जो है लड्डू खाता रहता है तुम्हें, और तुमने नहीं लिया, खाए ये थे।
खाई ये थे, इन्होंने तुम्हारा नाम ले लिया, कई बार हुआ होगा, मुझे बताना अगर ऐसा हुआ है। लेकिन तुम अब इंटरव्यू को समझो कि क्या है। अगर तुमने नहीं चुराया है और तुम अपनी वैल्यूज के साथ खड़े हो, मम्मी ने तुम्हें एक आध थप्पड़ भी रसीद कर दिया, मेहमान के लिए रखा था, खा गया ये दुष्ट कहीं का, तुम्हें एक थप्पड़ भी पड़ गया, लेकिन तुम क्या बोलते रहे? तुम बोलते रहे नहीं मैंने नहीं खाया, नहीं खाया। बदतमीज कहीं का, जवान लड़ा रहा है, छोटा सा है, अभी से चोरी कर रहा है, फिर एक थप्पड़ मार दिया, फिर तुमने कहा मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नहीं खाया, बड़े भैया ने खाया, बड़ी दीदी ने खाया, मैंने लड्डू नहीं खाया। हुआ है ऐसा? ये गुण तुम्हारे अंदर बचपन से है। मेरी बात को पहचानो, मैं क्या तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये गुण तुम्हारे अंदर पहले से है। हमने थप्पड़ खा लिया, मम्मी ने फिर पीटा, बोले मैंने नहीं खाया, मार लो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एथिकल वैल्यूज थी, तुम सत्य के साथ थे और तुम असत्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उसको स्वीकार ही, बोले असत्य है तो असत्य है, मैंने नहीं खाया, भैया ने खाया, दीदी ने खाया, मुझे मार लो, लेकिन मैंने लड्डू नहीं खाए। हुआ होगा ऐसा। और तुम इतने स्ट्रांग विल के साथ हो कि मम्मी फिर गुस्से में एक थप्पड़ और मार दिया, तुम रो रहे हो लेकिन कह रहे हो मैंने नहीं खाया। ये तुम्हारी स्ट्रांग विल है। तो जब तुम किसी आर्गुमेंट में अपनी स्ट्रांग विल को शो करते हो, और कब करते हो? जब तुम उसके साथ बहुत गहरे से जुड़े हुए हो, जब तुम्हारी वैल्यूज का पार्ट है वो, जब तुम्हारी वैल्यूज का पार्ट है, तुम्हारे मूल्य तंत्र का पार्ट है, तो तुम उसके साथ बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक रूप से खड़े हो। वो सामने वाले कह रहे हैं चार लोग, अरे गलत है, झूठ बोल रहे हो, बोले मैं सत्य बोल रहा हूं। और वो तुम्हारे साथ खेलते हैं कि देखिए बदलता है कि नहीं बदलता है। इंटरव्यू में ये गेम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो तुम्हारी एथिकल वैल्यूज को चुन रहे हैं। नॉलेज वाले जो चेक कर चुके हैं प्री कम मेंस में, अब वो देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कल को कोई लाके सर मिठाई का डब्बा है अंदर बहुत, अरे रखो यार, गरीब गरीब हम बाद में देखेंगे। तो वो क्या होता है, वो उसको देखते हैं कि तुम्हारी जो एथिकल वैल्यूज है वो कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर वो तुम्हारी अपनी सीखी हुई चीज है, तुम कभी भी उस लाइन से हटोगे ही नहीं। और ये हमेशा हुआ है तुम्हारे साथ, उस लाइन के साथ चिपके रहोगे। और जब चिपके रहोगे तो बस वो यही देख लेंगे कि दृष्टिकोण के लिए वो स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम है कि नहीं है। ये इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू होता है। कई बार वो जो ना, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं देश को बदल देना चाहता हूं। तो कई बार वो बोल देते हैं, अरे ना सही सही बात बताओ, क्या बात है, काहे आईएएस बनना चाहते हो? ठीक है, ये जो देश बदल दूंगा, ठीक है, ये फलाना कर दूंगा, वो बोलो जो जरिए रट रट के जो है तुमने जो इंटरव्यू की वीडियोस देख देख के जो, अब असली बात बताओ। तो वैल्यू सिस्टम के साथ अगर तुम होगे, वाकई में तुम्हें परिवर्तन करना है, तो बता दोगे परिवर्तन करना है। लेकिन अभी अभी किसी किताब से इंटरव्यू से रट के आए तो फंस जाओगे वहां पे। सो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पुटिंग योर ओन व्यू विद स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम। अपने दृष्टिकोण को एक मजबूत मूल्य तंत्र के साथ स्थापित करने का नाम इंटरव्यू है। इंटरव्यू है। तो ये जो तीन तंत्र हैं, तुमने बड़ा आसानी से समझा था कि ये प्रीलिम्स है, ये मेंस है, ये इंटरव्यू। तुम्हें कभी पता ही नहीं था कि इसकी ये है क्या। किसी ने कहा डिमांड सप्लाई, अरे डिमांड क्या है उसकी? रीजनिंग पावर एस्टैब्लिश करना, अनुशासन को लेकर आना। राइटिंग में, थिंकिंग में जब तक अनुशासन नहीं होगा तो मेंस का एग्जाम बिखर जाओगे, नहीं कर पाओगे। फिर वही वाला गाना गाओगे जो आजकल चला हुआ है, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, संभालेगा मुझको तू बता जरा। तो यूपीएससी का अगर ऐसा है, निकलो यहां से, बहुत कम सीट है, बहुत आदमी है, ऐसे हम सबको अगर हम बिखरने से रोक लिए ना, तो समेटेंगे तो हमारा तो भैया घड़ा भर जाएगा। बोले बिखरना तो कहीं और जाके बिखरो। ठीक है, तो ये वहां बहुत मुश्किल है। और इंटरव्यू क्या है? पुटिंग योर ओन व्यू विद स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम, ये इंटरव्यू है। क्लियर है? तो अब समझे कि प्री, मेंस और इंटरव्यू क्या है। क्लियर हुआ तुम्हें? तो अगर अब तुम्हें क्लियर हो चुका है तो आगे चीजें बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तो क्या तुम्हें तैयार करना है अगले 2 साल, ये तुम समझ लो कॉन्सेप्टर बैच में। अगर अच्छा लगा हो, कुछ नई बात समझ में आई हो, तो मुझे सबका यस सर चाहिए, जय हिंद चाहिए, जय उजांकियंस चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ये चाहिए कि अगर आज कुछ नया तुम्हें सीखने को मिला हो, कि तुमने सोचा होगा प्री मेंस इंटरव्यू तो हम बचपन से सुनते चले आए हैं, लेकिन इतना गहरा था इसके अंदर,
वो डिमांड ऑफिसर की क्या है, और ये एजुकेशन हमारी जो यूनिवर्सिटी सिस्टम की एजुकेशन से अलग क्यों है, ये तुम्हें समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, बहुत मजेदार है। और यही हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, यही चीजें लगातार हम करते चले जा रहे हैं। अभी तो इसमें बहुत से पार्ट हैं, मजा आएगा सीखने में, राइट? तो कॉन्सेप्टर बैच, कल EMI क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, तो अगर 2 साल के लिए जोड़ना चाहते हो, कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हो, तो कॉन्सेप्टर बैच में आ जाओ, शुरुआत हो चुकी है, राइट? और एक जबरदस्त बैच लोगों ने कहा गुरुकुल प्रीलिम्स, तो ओनली प्रीलिम्स, यहां पर स्वागत है आप सभी का, जिसके अंदर सब कुछ है, GS, CSAT, करंट अफेयर्स, द हिंदू, इंग्लिश, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, पूरा डेडिकेशन 1 साल जो है वो प्रीलिम्स का इसके साथ चलेगा। और कॉन्सेप्टर का जो फर्स्ट ईयर है वो प्रीलिम्स का ही बैच है, तो ये दोनों एक साथ मर्ज होकर चलेंगे, एक साथ चलेंगे, और वही जो है वैल्यू वो क्रिएट करेंगे। और नो डाउट स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल बैच में। ये जो जहां से ये महान कथाएं शुरू हो रही हैं वो हमारा गुरुकुल बैच है, तो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो लोग अभी नहीं जुड़े वो इसके साथ जुड़ जाएं, पूरी ताकत के साथ लग जाएं। वही अनुशासन, वही डिसिप्लिन, वही बदलाव अब आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है कॉन्सेप्टर 2 ईयर बैच में, जिसमें लेवल 1 कंप्लीट प्रीलिम्स है, बहुत जबरदस्त रिसर्च की है प्रीलिम्स को कंप्लीट कराने के लिए, और कंप्लीट मेंस लेवल 2 में, यानी 0 से हीरो का जो बैच है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मजा आने वाला है। और कॉन्सेप्टर बैच की सबसे खास बात है, जैसे आज हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, आपको लगता था, आज कितने लोग ये कहेंगे हाँ सर, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू को इतनी डेप्थ में समझाया। समझाने का मतलब ये कि अब आपको ये समझना है कि चंटू या बंटू, अब आप मुझे बताइए, चंटू या बंटू, कि वो सिर्फ सर प्री मेंस इंटरव्यू, सर कौन सी किताब पढ़े प्री मेंस इंटरव्यू, या अब बंटू की तरह सोचोगे कि प्रीलिम्स क्या है, रीजनिंग पावर को डेवलप करना, और रीजनिंग पावर के लिए मुझे अपनी आंखों को चारों तरफ नचाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। अगर मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैं आंसर राइटिंग में भी डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। मेरी जो व्यू सिस्टम है, जो मेरा दृष्टिकोण है, अगर मैं उसमें वैल्यूज को लेकर नहीं आ पाऊंगा तो मैं कभी भी उस इंटरव्यू बोर्ड के सामने टिक नहीं सकता। जो इंसान नारी को तुच्छ मानता है पकड़ा जाता है वो इंटरव्यू में, जो हे नजर से देखता है। अब 2 लोग एक साथ उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक फीमेल मेंबर एक मेल मेंबर, वो तुरंत है सर ये औरत को तुम कुछ समझते नहीं है, वो पकड़ा जाता है। वहां रिटर्न में तो तुम कहानी लिख के चले आओगे, मेंस में इंटरव्यू में क्या करोगे, पकड़ा जाता है वो। तो बंटू बनने के लिए वो तुम्हारा गोल्ड मेडल नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम 2nd डिवीजन पास हुए हो, तुम सामान्य परिवार से हो, स्वागत है आपका यूपीएससी में, बट बंटू बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यूपीएससी क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अगर आज क्लास समझ में आ गई हो तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का मैसेज चाहिए, आभार, और जुड़िए इस कॉन्सेप्टर बैच में। इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब किसी ने शीशा पोंछ दिया हो, जो चीज वास्तविक है वो तुम्हें वास्तविक दिखे। और मुझे बताइए कि आज से पहले प्री मेंस इंटरव्यू शब्द को इतनी गहराई से कब तुम्हें समझाया गया, कब तुम्हें बताया गया कि जो ऑफिसर है वो किस तरह से तैयार किया जाएगा, जो ये संस्था यूपीएससी है उसको जिस तरह के लोग चाहिए वो लोग कैसे हमें मिलेंगे, वो रिक्वायरमेंट आज तुम्हें समझ में आ। अगर समझ में आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि प्री मेंस इंटरव्यू में क्या क्या सेगमेंट्स हमारे होते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का, और जुड़ जाइए कॉन्सेप्टर बैच में लेवल 1 और लेवल 2 के साथ, और गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि गुरुकुल बेसिकली उसी अनुशासन का नाम है। हम इतनी बार ये रिपीट करना चाहते हैं कि जो हमने करिकुलम बनाया वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए गुरुकुल में। तो गुरुकुल तो एक्चुअली एक व्यक्तित्व को बदलने का ही नाम है, एक व्यक्तित्व के निर्माण का नाम है। स्वागत करता हूं आप सभी का। जो लोग फीस जानना चाहते हैं दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और भी जानकारियां ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।